वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी के लॉ। तो सबसे पहले समझेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए आयोनाइजिंग पार्टिकल यानी कि चार्ज पार्टिकल या फिर रेडिएशंस को इमिट कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आयोनाइजिंग पार्टिकल और रेडिएशन है ये आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल एंड रेडिएशन फ्रॉम decay of unstable nuclei, which is alpha decay, beta decay, sorry, alpha particle, beta decay, and gamma radiations. These are the three classification of a decay. अच्छा, उसके बाद अब ये जो इमिशन है, जैसे हमने बात की कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन या पार्टिकल्स को जो है इमिट करता है। ये इमिशन जो है ये बेसिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद ही हो जाएगा, हमें उसके साथ इंटरेक्शन किसी और चार्ज पार्टिकल की कराने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अब क्वांटम मैकेनिकल एक स्टेटमेंट है हमारे पास, वो ये है कि अगर हमारे पास एक चेंबर है या एक कंटेनर है जिसमें मेरे पास रेडियो एक्टिव सैंपल या मटेरियल मौजूद होता है, तो ये रेडियो एक्टिव सैंपल कितना डिके करेगा, हम ये बात तो बता सकते हैं, इसका एक एस्टीमेट दे सकते हैं और ये आज हम पढ़ेंगे भी। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये एग्ज़ैक्ट जो है वो कौन-सा एटम कब डिके करेगा। क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल सी बात है कि आप ये प्रेडिक्ट कर लो कि एक सिंगुलर एटम जो है वो किस टाइम पे और वो कब डिके करेगा। ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात कर लें तो रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो बैक्यूरेल है और क्यूरी है। एंड 1 क्यूरी इज़ इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरेल। अच्छा, उसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर ना एक डायग्राम नज़र आ रही होगी और इस डायग्राम का बेसिकली मकसद क्या है? ये डायग्राम बेसिकली एक रेडियो एक्टिव मटेरियल का कंटेनर शो कर रही है और हमें ये पता चल रहा है कि एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द टाइम इज़ इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0, जो अनडिके न्यूक्लियाई हैं, यानी कि ये तमाम जो रेड कलर के सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली न्यूक्लियस हैं और ये तमाम वो न्यूक्लियस हैं जिन्होंने अभी तक डिके स्टार्ट नहीं किया, यानी कि ये अनडिके फॉर्म में हैं, इन्होंने अभी डिके करना है। ठीक है? सो द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑल दीज़ न्यूक्लियाइज़ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय n नॉट। ठीक है? अच्छा, उसके बाद सेम एग्ज़ैक्ट कंटेनर को जब हमने कुछ टाइम बाद देखा ना, तो हमें पता चला कि बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो डिके कर चुके हैं और कुछ न्यूक्लियाई जो हैं वो लेफ्ट हैं। ठीक है? और इन तमाम न्यूक्लियस को हम जो है वो अनडिके न्यूक्लियाई बोलते हैं, क्योंकि ये वो न्यूक्लियाई हैं रेडियो एक्टिव सैंपल के जिन्होंने अभी तक अपनी रेडियो एक्टिव डिके को स्टार्ट नहीं किया और ये अभी अनस्टेबल फॉर्म में मौजूद है। मुमकिन है कि हम कुछ टाइम बाद अगर ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो हमें यहाँ पे इससे भी ज़्यादा कम अनडिके न्यूक्लियाई मिलते हैं। ठीक है? तो अनडिके न्यूक्लियाई को सिर्फ याद रखना है और ये याद रखना है कि इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को हम एन नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और एन से जो है वो हम अनडिके न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद डिके रेट की बात कर लेते हैं। डिके रेट जो है एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है वो रेडियो एक्टिव डिके लॉ है। तो डिके रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके अकरिंग पर यूनिट टाइम इन अ गिवन सैंपल। इसका मतलब है ये, अगर मैं एक मटेरियल ले लेता हूँ, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया या एक सैंपल कह लें ले लिया और उस सैंपल को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ फ्रॉम सर्टेन टाइम, यानी कि मैं कहता हूँ कि t1 टाइम से t2 टाइम तक मुझे उस सर्टेन जो मेरा मटेरियल है उसको मैंने ऑब्जर्व करना है और उसकी रेडियो एक्टिविटी को देखते हैं और उस टाइम पीरियड में कितनी रेडियो एक्टिविटी होती है या रेडियो एक्टिविटी के अकर करते हैं। रेडियो एक्टिविटी के क्या होता है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल हो रहे हैं विद इमिशन ऑफ रेडियोएक्टिव और आयोनाइजिंग पार्टिकल्स। ठीक है? तो उसमें मेरे पास जो है वो इस तरह की टाइम रेंज जहाँ पे मैं नंबर ऑफ रेडियो एक्टिविटी के को जो है वो देख रहा हूँ और उसको कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। इसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी और फार्मूला यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं डिके रेट और नंबर ऑफ
डिके 2, 4, 5 जितने भी डिके उस टाइम हुए होंगे, उन सारे नंबर्स को हम उस टाइम पीरियड पे डिवाइड कर देते हैं। चेंज इन टाइम नज़र आ रहा है ना, डिफरेंशियल, तो हमारे पास डिके रेट आ जाता है। अब डिके रेट पढ़ना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या कहता है? दैट द डिके रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल। इसका मतलब है कि डिके रेट जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल। यानी कि जितने जो डिके रेट है ना मेरे पास, वो इन अनडिके न्यूक्लियाइज के प्रोपोर्शनल है। और जिस ऑर्डर में जो है ये अनडिके न्यूक्लियाई जाएंगे ना, जैसे फर्ज करते हैं अगर हम कुछ टाइम बाद देखें तो यहाँ सिर्फ 3 न्यूक्लियाई मौजूद हों, इसका मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो अगर अनडिके न्यूक्लियाई डिक्रीज होंगे ना, तो मेरे पास डिके रेट भी डिक्रीज होगा। द डिके रेट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस डिक्रीजेस विद टाइम एज द नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। क्योंकि अनडिके न्यूक्लियाई अगर डिक्रीज हो रहा है तो मेरे पास डिके रेट भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो यही वाली स्टेटमेंट अपनी जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, डी एन ओवर डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब यहाँ पे हमने माइनस साइन क्यों शो किया? माइनस साइन इस बात को बता रहा है कि मेरे पास जो डिके रेट है वो डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई आर डिक्रीजिंग। ठीक है। अच्छा, अब डी एन ओवर डी टी हमारे पास लिख लिया। उसके बाद हमने इसको इक्वल टू के साइन के साथ लैम्डा जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया मेरा, और माइनस हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अब हम ना जो रूल यूज़ करते हैं वो इसके लिए करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि हम जो है वो सारे के सारे जो वेरिएबल सेम वेरिएबल होते हैं ना, उनके डिफरेंशियल को एक साइड पे लिख लेते हैं और दूसरे जो बच जाते हैं हमारे पास वेरिएबल्स, उसको हम दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये n है, ये इस n का जो डिफरेंशियल है वो ये वाला है, तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लिया, और जो दूसरा टाइम का डिफरेंशियल है उसको हमने लैम्डा के साथ लिख लिया, बिकॉज लैम्डा इज अ कांस्टेंट ना, सो इट कैन रिटन विद द टाइम। अच्छा, उसके बाद इंटीग्रेशन सिर्फ अप्लाई की है बोथ साइड पे, और बड़े सिंपल से वो है स्टेप इंटीग्रेशन के। उसमें हमने क्या किया है कि इंटीग्रल 1/n इज इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटीग्रल ऑफ डी टी। ठीक है। और जो इसकी लिमिट है ना, ये दोनों लिमिट वो लिमिट है जो हमारे पास ऊपर हमने टाइम के लिए और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के लिए ली थी। जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या थे? एन नोट। यहाँ पे अनडिके न्यूक्लियाई जो फाइनल न्यूक्लियाई बचे वो क्या है? एन। यहाँ पे टाइम क्या था? 0। यहाँ पे क्या था? टाइम टी। ठीक है। तो ये दोनों उन्हीं की अपर और लोअर लिमिट बन गई है, एन नोट से एन तक, 0 से टी तक। अच्छा, उसके बाद इंटीग्रल हमने अप्लाई किया। इंटीग्रल कैसे अप्लाई होता है? इंटीग्रल 1/n dn का जो आंसर है वो log n आता है, और इंटीग्रल dt का जो आंसर है वो t आता है। ठीक है। उसके बाद log n में से हमने माइनस कर दिए n नोट, और माइनस लैम्डा t में से हमने माइनस कर दिया 0। अब log n जो है इसको हम डिवाइड करते हैं एन नोट पर, log n डिवाइडेड बाय एन नोट। क्यों किया ये? क्योंकि लॉगरिथम का रूल है। उसके बाद जो माइनस लैम्डा टी है इसको हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि लैम्डा जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, और उसे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब हमने दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई किया। एंटी लॉग से हमारे पास क्या होता है? एन इक्वल टू एन नोट आ गया एक तरफ, क्योंकि लॉगरिथम कैंसिल हो गया। उसके बाद एक्सपोनेंशियल जो है उसको हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो क्या है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसको इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया। अच्छा, अब ये इक्वेशन हमें बता क्या रही है? ये जो ये वाला n है ना, ये हमें बता रहा है कि फाइनल जो न्यूक्लियाई होंगे या अनडिके न्यूक्लियाई वो कितने हैं। ठीक है। एन नोट जो है वो हमें इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में बता रहा है, और एक्सपोनेंशियल जो है वो हमें इनके बिहेवियर के बारे में बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के टाइम के साथ साथ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे ये ग्राफ नज़र आ रहा है आपको, जो आपने पहले भी देखा होगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस में टाइम है, और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है जो भी डिके करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियाई है वो अपने जो फाइनल न्यूक्लियाई है उसको हम आए हैं जो इनिशियल न्यूक्लियाई है उसको हम एन नोट कहते हैं। अब कुछ टाइम बाद जो ये इनिशियल न्यूक्लियाई है ना, ये अपने हाफ वैल्यू पर रह गए।
यानी कि फर्ज करते हैं यहाँ पे अगर 100 न्यूक्लियाई थे, यहाँ पर वो न्यूक्लियाई 50 हो गए, ठीक है। अब ये जिस टाइम डोमेन में या जिस टाइम रेंज में 50 हुए हैं ना, उस टाइम को हम जो है वो हाफ लाइफ बोलेंगे। वैसे हम हाफ लाइफ आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ आप याद रख लें। उसके बाद अब ये कुछ टाइम बाद जब देखा गया ना, तो ये 50 न्यूक्लियाई जो थे ये 25 पे आ गए। तो वो कब आए? जब सेकंड हाफ लाइफ आई। अब थर्ड हाफ लाइफ में ये 25 न्यूक्लियाई 12% तक जो है वो रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो मटेरियल जो है वो एक्सपोनेंशियली जो है डिक्रीज कर रहा है विद सर्टेन रेंज ऑफ टाइम। सर्टेन रेंज ऑफ टाइम में जो है मटेरियल एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। ये मुझे क्या बता रहे हैं? ये मुझे मेरी इक्वेशन बता रही है फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डिके लॉ। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है इधर वो ये है कि अगर हम टाइम को ज़ीरो कर लेते हैं तो हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो अनडीके न्यूक्लियाई के बराबर हो जाएंगे या फाइनल न्यूक्लियाई के बराबर हो जाएंगे। वो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो वाले पार्टिकल हैं जिन्होंने अभी जो है रेडियो एक्टिव डिके स्टार्ट ही नहीं किया, यानी कि वो सारे पार्टिकल अनस्टेबल फॉर्म में हैं। तो उस टाइम में जो है मेरे अनडीके न्यूक्लियाई एन नोट के बराबर होंगे, और जब टाइम जो है इनफाइनाइट कर देंगे तो मेरे सारे के सारे न्यूक्लियाई जो है वो डिके हो चुके होंगे, और उस टाइम पे मेरे पास जो है वो एनडीके न्यूक्लियाई 0 हो जाएगा। अच्छा, अब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डीके इज इनफाइनाइट। अच्छा, अब टाइम जो रिक्वायर्ड है हमें एक पूरे रेडियो एक्टिव मटेरियल को डीके करने के लिए वो इनफाइनाइट है। So this was about today video lecture. I hope you had understand this video lecture. See you in the next video lecture.